पिछले साल का जो बजट था उस साल का बजट एस्टीमेट से इस बार की जो बजट एस्टीमेट से उसमें सिर्फ 2% का फर्क है। हमारे समय में सरदार मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया था और वो लोन जो था जितना भी ओवरड्यू लोन किसी भी किसान का था वो नेशनलाइज बैंक का उन्होंने किया। बात करिए सरकार चलाने के लिए सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट 17,000 करोड़ है। 17,000 करोड़ का जिस व्यक्ति को सरकार चलाने के लिए चाहिए वो लोगों को कहाँ पर भला करेगा। टोटल मिला के 12% बनता है कि जिसपे कैपिटल इन्वेस्टमेंट 12% में क्या क्या बनाएंगे, ये किस हिसाब से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। पिछले जिस तरह से हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, अब की बार जो सेंटर में ये कह रहे हैं कि 400 पार। हाँ वही वही फेट होगा। 75 पार की नारा लेने में 40 पे आगे टिक रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हरियाणा सरकार ने जो अपना दूसरे काल का जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने जो वित्त मंत्री भी है उन्होंने बजट पेश किया है, और जिस तरह से उन्होंने बजट किया तो उन्होंने कहा कि ये पूरा जनहित में। हमारे साथ बीबी बत्रा जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, और किस तरह देखते हैं इस बजट को, उनको लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, जिस तरह से हरियाणा सरकार का जो बजट आया है उसको लेकर किस तरह देखते हैं कांग्रेस पार्टी? पिछले साल का जो बजट था उस साल का बजट एस्टीमेट से इस बार की जो बजट एस्टीमेट से उसमें सिर्फ 2% का फर्क है। सस्टेनेबल ग्रोथ में सबसे बड़ा मुद्दा होता है प्रांत के पास कि गरीबी को हटाया जाए। they are more pressing that there should not be any hunger, but they are not taking any interest so far as uh, अपना पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। बजट में भी जहाँ वो 13,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं गरीबी हटाने के लिए, उससे ज़्यादा 30,000 करोड़ रुपए गरीब की हंगर को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। लॉन्ग रन में ये ठीक नहीं है। आज ये पैसे के सिर के ऊपर वो करना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार ये दावा कर रही है कि ये पूरा वर्ग के लिए काफ़ी लाभकारी बजट है और इसको आने वाले समय में हरियाणा को एक विकास की नई गति कौन सी मिलेगी। लाभकारी बजट है, कौन सी नई स्कीम अनाउंस की है, कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात के लिए कुछ इन्होंने पैक्स सोसाइटियों के अंदर सोसाइटीज लोन में थोड़ा सा उसकी घोषणा की है, वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा। बट किसान सिर्फ पैक्स सोसाइटियों में नहीं है, लोन का नहीं है। किसानों ने लोन सभी नेशनलाइज बैंक से भी लिया हुआ है, सब कुछ है। नेशनलाइज बैंक का लोन माफ़ करते, सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट देते उनको, तो एक रिलीफ मिलता उनको। और हमारे समय में सरदार मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ़ किया था और वो लोन जो था जितना भी ओवरड्यू लोन किसी भी किसान का था वो नेशनलाइज बैंक का उन्होंने किया। एंड गवर्नमेंट अगर किसान की मदद करना चाहती है, किसान को आगे तो गवर्नमेंट शुड इनिशिएट द सबवेंशन ऑफ द इंटरेस्ट, चाहे वो क्रॉप लोन है, चाहे टर्म लोन है, या किसी तरह की लोन है उस बात के लिए। वहीं विधानसभा में ये जिस तरह से मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जो खर्ची पर्ची को लेकर विवाद हुआ, उसको लेकर क्योंकि जो पूरा का पूरा विपक्ष है, खर्ची पर्ची की वाहिया नहीं, घेरने की कोशिश होती है। ऐसे है कि मुख्यमंत्री गलत आरोप लगाते हैं। एक मुख्यमंत्री के स्टेटस के आदमी को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। खर्ची पर्ची की बात यहाँ पर कमीशन के अंदर अटैचियाँ पकड़ी जाती हैं, पेपर लीक होते हैं, सारी एजेंसियाँ इस बात का ठेका देती हैं कि आपको हम सिलेक्ट करवा देंगे, और पेपर जब लीक होते हैं कि युवाओं पे क्या गुजरती है। पब्लिक सर्विस कमीशन में बाहर के लोगों को नौकरियाँ दी जाती हैं। क्यों नौकरियाँ दी जाती हैं? आज तक किसी ने नौकरियाँ बाहर के युवाओं को नहीं दी। जो है बहुत चिंतित है इस बात के लिए। हम ओपीएस भी लागू करेंगे, जिसके बारे में सरकार ने कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं नहीं दिया है। और बजट में कोई ऐसा नयापन नहीं नहीं है, और ना ही कोई, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। आप ये देखो कि इन्होंने तकरीबन 55 हजार करोड़ रुपया तो कर्जे का भुगतान किया और 67,000 करोड़ लोन ले लिया उस बात के लिए। सरकार चलाने के लिए सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट 17,000 करोड़ है। 17,000 करोड़ का जिस व्यक्ति को सरकार चलाने के लिए चाहिए वो लोगों को कहाँ पर भला करेगा। टोटल मिला के 12% बनता है कि जिसपे कैपिटल इन्वेस्टमेंट 12% में क्या क्या बनाएंगे, ये किस हिसाब से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमारी समझ से परे ये बात है।
वही जो विपक्ष था वो अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करता है। वो कह रहे थे वो जिस तरह से बात रखी गई थी अविश्वास उसमें प्रस्ताव हमेशा ही नंबर्स के लिए नहीं होता, मुद्दों पे दिया जाता है। और हमेशा ही जो भी विपक्ष होता है, चाहे किसी स्टेट के, चाहे पार्लियामेंट के अंदर होता है, यहाँ पे होता है, एक प्रथा है, सब हम अपने मुद्दों को उठाने के लिए और सरकार को घेरने के लिए प्रस्ताव लाते हैं। और इसमें हमने जो बायकॉट किया, उसमें हमने जो वर्कआउट किया, उसके पास रीज़न था कि मुख्यमंत्री जो है ना, मर्यादाओं को लांघ के पर्सनल एलिगेशन लगा रहे थे और हमारी किसी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एचकेआरएम के गुण गा रहे थे। हमने एचकेआरएम का बात बात छोटी सी बात की। हमने तो बहुत बहुत मुद्दे उठाए, बहुत बहुत घोटाले उठाए। हमने प्रॉपर्टी आईडी की बात की, हमने परिवार पहचान पर बात की, हमने जमुनानगर रेत घोटाले की बात की, रमनगर पत्थर घोटाले की बात की, हमने डाडम घोटाले की बात की, हमने महेंद्रगढ़ और उसके घोटाले की बात की। सारा प्रदेश लूट रहा है इनकी रहनुमाई के अंदर, और ये किसी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं है। किसी बात के लिए बात करते हैं खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची। दिखा दो कौन सी खर्ची और पर्ची हमने आज तक इस बात के लिए इस्तेमाल की है। सब युवाओं को नौकरी मिली, सबको बढ़िया नौकरी मिली। एक सी और डी कैटेगरी थोड़ी सी ये जो कर रहे हैं उसके बाद के लिए कि हमने इतनी नौकरियां दे दी। एचकेआरएम में वही कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी थी, उनको एचकेआरएम में ट्रांसफर कर दिया। एचकेआरएम में मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर माना कि मैंने देयर इज नो रिजर्वेशन, व्हाई देयर इज शुड नॉट बी एनी रिजर्वेशन। इस बात के लिए बोला हम गरीब आदमी को नौकरी देते। गरीब नौकरी लेना प्रत्येक व्यक्ति का हक है उसमें, सिर्फ ये नहीं उस बात के लिए कि सिर्फ गरीब आदमी को ये कुछ है। और ये जब ये रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाएगी और जब इनको हटाएंगे तब उन पर कैसे बीतेगी, इस बात के लिए पक्की नौकरी दो, पक्की सरकारी नौकरी दो, लंबे टाइम तक की नौकरी दो, ना कि ये छोटे टाइम के लिए 6 महीने साल के लिए नौकरी दो। लेकिन चुनावी वर्ष है, क्या आप लोग को लगता है कि जो बजट आया हरियाणा सरकार ने चुनाव को मद्देनजर पेश किया गया? नहीं, वो तो चाहते थे कि चुनाव के पर उनके पास पैसा ही नहीं है कोई बात देने के लिए। कर्जे की सरकार है, कर्जा बढ़ता है। 70,000 करोड़ पे हम कर्जा छोड़ के गए थे। 4,25,000 कर्जे पे सरकार आके खड़ी हुई है। कर्जा कहाँ से लोगों को डुबोएंगे हरमिट में। एफआरबीएम के ये लिमिटेशन को लांग करते हैं। जीएसडीपी कोई पैमाना नहीं है लोन लोन लेने का। जीएसबी में कितने कितने लोगों का रोल रहता है उसे बढ़ाने के लिए। आम नागरिक तो नहीं बढ़ा सकता जीएसडीपी। चंद चंद लोग ही हैं जिसे उसके पैमाने पे लेके आप क्या आम लोगों के कर्जों को क्यों नहीं कंसिडर करते, किसान के कर्जे को क्यों नहीं कंसिडर करते, व्यापारी के कर्जे को क्यों नहीं कंसिडर करते, क्यों नहीं करते इस बात के लिए? क्या वो भी तो प्रांत का कर्जा है? क्या जो इनकम होती है पर कैपिटा इनकम से बांट देते हो? और जो आम आदमी पे कर्जा है, एक व्यापारी पे कर्जा है, एक किसान पे कर्जा है, एक इंडस्ट्री पे कर्जा है, वो कर्जे भी गिनो ना। जीएसबी और कर्जे बराबर हो जाएंगे। तो वहीं अब आपका इंडिया अलायंस है उसमें अब आम आदमी पार्टी पंजाब हरियाणा और दिल्ली में काफी अहम रोल रखता है। तो अभी जो सीटों को बंटवारे को लेकर चर्चा आ रही है कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीट एक आम आदमी पार्टी को, तो कितने मतलब सक्षम रहेगी बीजेपी के खिलाफ? ऐसे कि इंडिया ब्लॉक में ठीक है कि नीतीश कुमार जी ने उसका हमें धोखा दिया उस बात के लिए, और सरकार को उन्होंने वापस वहाँ पर चले गए। ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बात के लिए सभी पार्टियों से गठबंधन होगा। ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस से भी गठबंधन होगा। बिहार बिहार में भी गठबंधन हो चुका है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन होगा, तमिलनाडु में गठबंधन होगा। केरला को भी दोनों कम्युनिस्ट पार्टी और एलडीएफ और यूडीएफ है, उनका डिफरेंट मामला इस बात के लिए। आंध्रा के अंदर हमारी सरकार, तेलंगाना के अंदर हमारी सरकार है। इस बात के लिए यूपी में गठबंधन आपसे होने जा रहा है। पंजाब के अभी नेताओं की आपस में बात चल रही है। हरियाणा में भी कुछ शेयर मांग रहे हैं, कांग्रेस कंसिडर कर रही है कि एक आधी सीट दे देंगे। ये चुनाव पता लगेगा इस बात के लिए, कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन आया नहीं है। पिछले जिस तरह से हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, अब की बार जो सेंटर में ये कह रहे हैं कि 400 पार। हाँ, वही वही फेट होगा। 75 पार की नारा लेने में 40 पे आगे टिक गए थे। ये तो हमारे को भ्रम रहा इस बात के लिए कि ये सरकार हमारी शायद ना बने या कुछ है। अगर हमारे दिमाग में भ्रम ना जाता तो पिछली बार हमारी सरकार बनती। 400 पार का नारा जो अब की बार दे रहे हैं मोदी सरकार। वो ये कमजोरी की निशानी होती है।
अपने आप किस को कमज़ोर समझते हैं, इसलिए 400 का नारा दे रहे हैं। इसलिए हरियाणा को 75 पार की नारा देने की क्या ज़रूरत है? 400 पार करें, 600 पार करें। अपनी सरकार बना के दिखाओ, हिम्मत है ये कुछ है। आप डिफरेंट रिजल्ट्स देखोगे और काफ़ी आपको परिवर्तन नज़र आएगा। बत्रा जी, आप विधायक भी हैं और एक वकील भी हैं, काफ़ी आपको एक्सपीरियंस भी है। जिस तरह से जो मेयर का चुनाव हुआ, चंडीगढ़ में धांधली हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट की दखल-अंदाज़ी के बाद ये एक प्रजातंत्र पे बहुत बड़ा धब्बा लगा लगा और वो साजिश हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, चंडीगढ़ के नेताओं की, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खराब जो है इट्स ए स्लैप ऑन द वर्किंग ऑफ द, और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि प्रजातंत्र का गला इस तरह मत घोटो। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से कि बीजेपी सरकार ये कहती है हम छोटे किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो अब किसान है एमएसपी की गारंटी कानून की मांग को लेकर पंजाब बॉर्डर पे बैठा हुआ है और जिस तरह से अभी एक किसान की मौत भी होगी, कई घायल हुए हैं, किसानों ने पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। किसानों ने 1 साल से ज़्यादा आंदोलन किया। आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एमएसपी दूँगा, अब तीनों कानूनों को वापस लिया। अब देखो ना सतपाल मलिक जी क्या बोलते हैं, असलियत बोलते हैं, उनको भी रेड करवा दी। जिसको है ईडी और सीबीआई को हथियार बना के रखा हुआ है। ये हमारी प्रदेश की सरकार घोटालों की सरकार है, क्या कुछ कमी क्या है? एक जो अभी 335 करोड़ रुपए का जो कांग्रेस ने उठाया कि 335 करोड़ का जो कंपनियां थी उनको ईडी सीबीआई का वो दिया नोटिस, उसके बाद ब्लैकमेलिंग की गई फिर वो ठीक है, चंदा ये भी चंदे के बॉन्ड आएंगे, सामने पता लग जाएगा कि कभी, क्योंकि अभी अभी तो इनको बहुत तकलीफ होगी लिस्ट डिक्लेयर करने में। ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, रिव्यू की बात करेंगे, जजमेंट की और बात करेंगे, सब करेंगे। ये थे रोहतक से कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कहाँ जो पर सीटों आना है? को लेकर हुआ है तो काफ़ी मजबूती मिलेगी और साथ में उन्होंने तमाम जो हरियाणा सरकार ने जो बजट किया है कहाँ उसको पर लेकर है भी व्यास सवाल बंदे? उठाया है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।